दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एरा में। आइए जानते हैं एचएमपी वायरस के बारे में। एचएमपीवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। आइए देखते हैं एचएमपीवी करता क्या है और हमारी बॉडी को किस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि एचएमपीवी एक टाइप का आरएनए डिपेंडेंट वायरस होता है। ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और ये किसी भी एज में हो सकता है, या वो बच्चा हो, एडल्ट हो या फिर बूढ़ा हो। आरएनए डिपेंडेंट कहने का मतलब ये है कि जो भी इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है ये इसके राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए में स्टोर होता है। एचएमपी वायरस पहली बार नीदरलैंड में 2001 में आइडेंटिफाइड किया गया था। बाद में ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला। एचएमपी वायरस को माना जाता है कि एवियन रिजर्वायर से उत्पन्न हुआ है। एवियन रिजर्वायर कहने का मतलब ये है कि ये पक्षियों से उत्पन्न हुआ है। ये एक टाइप का जूनोटिक वायरस है, यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। इस समय ये चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और देखने को मिल रहा है कि चाइना से इंडिया भी इसके केसेस आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब ये है कि जिस दिन हमारी बॉडी में इसका वायरस जाएगा और जाने के कितना दिन ले रहा है इसका सिम्पटम्स शो करने में, इस पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो आइए जानते हैं इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 7 डेज, यानी 2 से 7 दिन के अंदर इसका सिम्पटम्स शो होने लगेगा। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा सिम्पटम्स दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले खांसी, नाक का बहना, गले में खराश, सिर दर्द, थकावट, मसल में पेन यानी पूरी बॉडी में पेन होगा, बुखार होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी जल्दी जल्दी हम सांस लेंगे तो सीटी की आवाज़ आएगी। ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने को मिलते हैं। ट्रांसमिशन देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में या एक इंसान से दूसरे इंसान की बॉडी में फैलता कैसे है। एचएमपीवी हाईली कॉन्टेजियस है, यानी बहुत तेज़ी से फैलता है। आइए देखते हैं कैसे ये फैलता है। थ्रू रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी जब हम छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो हमारे खांसने और छींकने पर मुंह से या नाक से छोटी छोटी बूंदें निकलती है, और उसके कांटेक्ट में अगर कोई आएगा, यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। क्लोज कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, वही बात हो गई कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में अगर कोई आया, कोई रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट पड़ा या उसे टच किया तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है और किसी सरफेस को छुआ है, यानी कहने का मतलब कोई टेबल है, मोबाइल है या कोई अन्य चीज़ें हैं, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन उस चीज़ को छुआ है और कोई भी हेल्दी पर्सन अगर उसको छुएगा तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। एज फैक्टर्स देखते हैं कि किस किस एज ग्रुप के लोग हाई एक्सपोजर में होते हैं, यानी उनको ये वायरस फैलने का चांस ज़्यादा होता है। देखिए, यंग चिल्ड्रेन यानी जो बच्चे 2 साल से नीचे होते हैं उनको फैलने का चांस ज़्यादा होता है, और जो 65 साल से ज़्यादा होते हैं उनको फैलने का चांस ज़्यादा रहता है। या फिर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है उनको फैलने का चांस रहता है। या फिर अगर कोई पहले से ही बीमार है, किसी को पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उसके वजह से होता क्या है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, और इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा तो कोई भी बीमारी आके हमें पकड़ सकती है। इसलिए अगर कोई पहले से मेडिकल कंडीशन मौजूद है तो इस कंडीशन में ये वायरस हो सकता है। डायग्नोसिस देखते हैं किस प्रकार इस बीमारी का पता लगाया जाता है। रिस्पायरेटरी स्पेसिमेन टेस्टिंग होता है, नेसल स्वैब और थ्रोट स्वैब। एक पतली सी कांटी टाइप लेके उसमें कार्टन लगा के और नेसल से टिश्यू या सेल निकाल के या फिर थ्रोट से लैब में टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया हमारे नाक में और मुंह में प्रेजेंट था कि नहीं था।
मोलिकुलर टेस्टिंग जिसे RT-PCR कहते हैं, इसके थ्रू भी इसकी डायग्नोसिस होती है। सेरोलॉजी टेस्टिंग यानी हम ब्लड टेस्ट करके, ब्लड सीरम की टेस्टिंग करके हम पता लगाते हैं कि हमारे ब्लड में वो वायरस प्रेजेंट है कि नहीं है। आइए देखते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में, किस प्रकार हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर HMPV, यानी अब तक HMPV का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो इसका सिम्टम्स आता है उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हमें कोई भी इसका सिम्टम्स आ रहा है तो हमें रेस्ट करना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए यानी बार बार पानी पीना चाहिए, और सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स का यूज़ करना चाहिए। सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमें गले में खराश आ रही है तो एंटी एलर्जिक ड्रग लेना चाहिए, दर्द हो रहा है तो पेन रिलीवर लेना चाहिए, बार बार खांसी आ रही है तो कफ सप्रेसेंट लेना चाहिए, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ब्रोंकोडायलेटर लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमें एंटीवायरल मेडिकेशंस भी लेना चाहिए उस कंडीशन में जिस कंडीशन में केस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया हो, यानी बहुत गंभीर हो गया हो। इसके साथ साथ हम ऑक्सीजन थेरेपी करवा सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि इस बीमारी की रोकथाम कैसे की जा सकती है। देखिए दोस्तों, इस बीमारी के रोकथाम करने के लिए हमें गुड हाइजीन फॉलो करना चाहिए। गुड हाइजीन कहने का मतलब यह है कि हमें बार बार हाथ धुलना चाहिए, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज करना चाहिए। जब भी हम खांसे या छींकें अपना माउथ और नोज़ दोनों क्लोज करके, कवर करके टिश्यू पेपर या फिर रुमाल से ही उसके बाद ही छींकना और खांसना चाहिए। किसी भी पीपल से जो बीमार है उसे डायरेक्ट कांटेक्ट यानी क्लोज कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसे घर पर ही रहना चाहिए, और अगर कोई बीमार पड़ रहा है या बीमारी से पहले ही उसे वैक्सीनेट होना चाहिए। फ्लू का वैक्सीन आता है, उसे वो वैक्सीन यूज़ करना चाहिए। हमेशा मास्क का यूज़ करना चाहिए और रिस्पायरेटर का यूज़ करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं दोस्तों, यानी इस बीमारी के वजह से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। पहला है न्यूमोनिया। अगर यानी हमें HMP वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकता है कि HMP वायरस ठीक होते होते कोई नई बीमारी पैदा कर दे, जैसे न्यूमोनिया पैदा कर दे, न्यूमोनिया कॉज कर दे, या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ब्रोंकाई पार्ट होता है यानी जो श्वसन नली होती है उसमें सूजन हो जाए, या एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे रिस्पायरेशन से रिलेटेड है यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो डिस्ट्रेस हो जाए, यानी वो अच्छे से काम न करे, रिस्पायरेटरी फेल्योर हो जाए। अगर वैक्सीन के बारे में जानें तो दोस्तों अभी तक HMP वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं वो जल्द से जल्द इस बीमारी की वैक्सीन बना लेंगे और हम आपको और हमें इस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को ये हमारी जानकारी कैसे लगी इसके बारे में कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। जो ना समझ में आए वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर से एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।